ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल कवर की थी, है ना। ये जो भी चीज़ें थी यहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, फंडामेंटल, अप्लाई, डिडक्टिव, इंडक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, है ना, ये जो भी चीज़ें थी, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने कवर की थी वो क्या थी, सारी सारी की सारी थी नॉन एक्सपेरिमेंटल, है ना, जहाँ पे हम कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर रहे थे, कोई चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, है ना, जो एज इट इज़ था हम उसको एज इट इज़ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब हम आज कवर करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो अब इसको बड़े ध्यान से देखेंगे कि इसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, किस कैटेगरी में कैसे फॉलो करता है ना, क्या चीज़ों को ये फॉलो करता है। ठीक है, ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं हम यहाँ पर फील्ड में जाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट कर रहे होते हैं, है ना, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था ना, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हेल्थ, इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन हेल्थ, एक्सरसाइज करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी हेल्थ के ऊपर, हम जो डाइट ले रहे हैं डेली रूटीन में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट हो रहे हैं ना, अगर हम एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा, अगर हम डाइट हमारा अच्छे से लेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, जिसको हम कंट्रोल करते हैं, जिसको हम कॉज करते हैं। एनीवन? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में दोनों में से ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं? बताओ कोई भी। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे? कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे होगा प्राची? सर वो डिपेंड है ना, उसको चेंज कर सकते हैं इसलिए। जिसको आप चेंज कर सकते हैं ना, मैंने अभी आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो ताकि कोई चेंज आए दूसरे वाले वेरिएबल के ऊपर। मेरा ये क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है? यस प्राची, मेरा क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मेरा क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? अगर मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ फिर से, चलो, इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन हेल्थ। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे दो वेरिएबल हैं, डाइट और हेल्थ। तो इनमें से ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ? कौन सा वेरिएबल है जिसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ? ऑब्वियसली डाइट को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैं डाइट को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, है ना। तो डाइट क्या है मेरा, जिस चीज को मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जिस चीज पे इफेक्ट आ रहा है ना, मेरे मैनिपुलेशन की वजह से अगर दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट आ रहा है तो उसको मैं क्या कहूंगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसमें मेरे को चेंज दिखाई दे रहा है ना, जिसमें मेरे को इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? तो मेरा सवाल बस इतना ही था कि आप किस चीज को कंट्रोल कर रहे हो, आप किस चीज को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो आप किसको कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर है? सभी को क्लियर है कि आप मैनिपुलेशन किस में करते हो? ठीक है, अब जब मैं बात करता हूं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत सारे रूल्स को फॉलो करता है ना। ये जैसे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था ना, मैंने आपको बोला था कि नॉन एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है उसमें रिसर्चर का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, वो ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है ना, वो एज इट इज़ जो डाटा रहता है उसको वो दिखा देता है अपने रिसर्च में। ठीक है,
लेकिन जब बात आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो यहाँ वो जड़ तक जाता है और मैनिपुलेट करके जो भी मतलब कॉज एंड इफेक्ट है जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो यहाँ पर देखना चाहता है कि मेरे ये करने से क्या इफेक्ट आएगा, मेरे ये करने से क्या फर्क आएगा, है ना। जैसे अगर मैंने कल वाला एक एग्जांपल दिया था कि मैं कोई मेडिसिन बना रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि इस मेडिसिन से हम बहुत हेल्दी हो जाएंगे, है ना, मतलब या फिर एंजाइटी लेवल बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं उसको एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, लोगों पे अप्लाई करके देखूंगा, सैंपल पे उसको अप्लाई करके देखूंगा, तब मुझे पता चलेगा ना कि हाँ भाई इसका सच में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसा रिसर्च होता है जहां आप फील्ड में जाकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट करने देखने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते जाएंगे। पहला चीज ये कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, रैंडम असाइनमेंट होता है। रैंडम असाइनमेंट का क्या मतलब है, रैंडम असाइनमेंट का ये मतलब है कि कोई भी मेरी स्टडी में आ सकता है ना। सपोज अगर मैंने पॉपुलेशन से कुछ सैंपल निकाला है उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, कुछ सैंपल निकाला है मैंने पॉपुलेशन से टेस्ट करने के लिए, तो मेरे स्टडी में वो जो सैंपल आ रहे हैं वो कोई भी आ सकते हैं। अगर मेरे को 20 लोग का सैंपल बनाना है, अगर मेरे को 30 लोग का सैंपल बनाना है ना, तो वो पॉपुलेशन में से कोई भी आ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि बस हाँ ये वाले लोग आए या फिर ये लोग आए, है ना, मतलब बिल्कुल भी बायसनेस नहीं रहेगा। अगर जहां भी आप रैंडम असाइनमेंट कर दोगे, है ना, जहां भी आप लोगों को रैंडमली अपने स्टडी में शामिल कर लोगे, तो वहां क्या होगा, बिल्कुल भी बायसनेस नहीं होगा, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये अनबायस्ड भी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सभी को समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं कि ये अनबायस्ड है? रेस्पॉन्स प्लीज। यस सर। ठीक है, तो ये दो चीजें क्लियर हुई। सबसे पहली बात ये कि ये रैंडम असाइनमेंट होता है, यहाँ पर रैंडमाइजेशन होता है, जिसकी वजह से एकदम अनबायस्ड है, ये बिल्कुल भी मतलब बायस्ड नहीं है। यहाँ भी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यही बंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सभी लोग ओपन है, मतलब सभी मेरे स्टडी में सभी लोग मतलब आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, सबको इक्वल चांस है मेरी स्टडी के अंदर आने का, मेरे सैंपल बनने का। ठीक है, सबसे पहली बात क्या हो गई कि ये रैंडमाइजेशन होता है यहाँ पे। ठीक, दूसरी बात क्या कि ये अनबायस्ड होता है। ठीक, अब तीसरी बात भी लिख लो। तीसरी बात ये कि ये क्या रहता है, क्वांटिटेटिव रहता है। क्वांटिटेटिव रहता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम चीजों को मेजर कर रहे होते हैं, है ना। जब हम चीजों को मेजर कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ डाटा निकल के आता है ना, इसीलिए ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे आप सभी, है ना। कॉज एंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, रैंडम असाइनमेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अनबायस्ड है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है ना। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि मैनिपुलेशन भी होता है। यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रहा है ना, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंट्रोल। अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो वहां पर रिसर्चर का कंट्रोल ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। ठीक है, यहां हम जहां जो रिसर्चर होता है उसका कंट्रोल ज्यादा रहता है स्टडी के ऊपर, है ना। लेकिन जब मैं बात करूं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, जहां हम डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे थे, वहां पे क्या हो रहा था, आप एज इट इज रिव्यू ले रहे थे लोगों से और अपने स्टडी में दिखा दे रहे थे, है ना। वहां आप कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर रहे थे, वहां आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब जब बात आती है कंट्रोल करने की, तो कंट्रोल किसको करता है आदमी, कंट्रोल यहाँ पे रिसर्चर किसको कर रहा है। ठीक है, चलो एक चीज और देखते हैं अपन यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पर चलो एक एग्जांपल लिख दिया, एक एग्जांपल है, इफेक्ट ऑफ माई डाइट एंड एक्सरसाइज प्लान ऑन
ओबेज मेल्स। ठीक है, BMI बॉडी मास इंडेक्स BMI जो होती है उसमें कैटेगरी होती है अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट, और उसके बाद जो कैटेगरी होती है ओवरवेट के बाद वो क्या होता है, ओबेज। ठीक है, तो सपोज ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। इफेक्ट ऑफ माय डाइट एंड एक्सरसाइज प्लान ऑन ओबेज मेल्स। मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, है, मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, है ना, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने कुछ सैंपल लिया, है ना, और उन सैंपल्स में मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ टाइम तक उनको अपना कोई डाइट प्लान दे रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग कोई एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, है ना, तो मतलब उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो मतलब कितने जल्दी वो मतलब पतले हो जाएंगे, है ना, या फिर उनका जो ओबेज है, जो बहुत ज़्यादा मोटापा है उनके अंदर, वो कितना जल्दी मतलब कम होगा, फैट परसेंटेज कितना जल्दी कम होगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई सही में मेरा जो डाइट और एक्सरसाइज प्लान है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब मुझे इतना बता दो कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, जल्दी जल्दी फटाफट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाइट होगा हाँ, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक्सरसाइज आ जाएगा सर। कैसे? डाइट को हम लोग चेंज कर सकते हैं और एक्सरसाइज को नहीं कर सकता। सर डाइट और एक्सरसाइज दोनों इंडिपेंडेंट हो, जो वेज है वो डिपेंडेंट। ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है, मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ ना, मैं अपने हिसाब से डाइट दे रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से एक्सरसाइज प्लान दे रहा हूँ, और जब मैं ये सब कर रहा हूँ तो मैं चेंज किसमें देखूंगा, जो भी ओबेज मेल्स है मैं इनके ऊपर चेंज देखूंगा। तो चेंज जिसमें दिख रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, ये मैनिपुलेट कर रहा हूँ मैं, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक हमें चीजें क्लियर है कि मैं कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। अब मान लीजिए कि एक कंडीशन हो रही है ना, ऐसा मान लीजिए कि किसी दिन कोई भी इसमें से कोई बंदा है, वो एक्सरसाइज नहीं किया किसी ने, है ना, मान लीजिए मैंने जो एक्सरसाइज प्लान दिया, है ना, वो उसने नहीं किया, और किसी 1 या 2 दिन उसने स्किप कर दिया, और वो जाके समझ लीजिए कोई भी फास्ट फूड खा लिया, कोई पिज्जा बर्गर कुछ भी खा लिया, तो उसका इफेक्ट आएगा मेरी स्टडी पे, हाँ या ना? उसका इफेक्ट रिफ्लेक्ट होगा मेरी स्टडी पे, होगा? क्लियर है? ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब दूसरा कंडीशन मान लो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं जो एक्सरसाइज और डाइट प्लान दे रहा हूं उसके साथ साथ जो भी वो मेरे सैंपल के अंदर जो भी बंदे हैं, मेरे डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान के साथ साथ वो भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, वो कुछ एक्स्ट्रा डाइट और कहीं से ले रहे हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज और कर रहे हो, तो उससे भी फर्क आएगा, उससे भी चेंज देखने को मिलेगा, हाँ या ना? मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? समझ लो यहाँ पे कुछ बंदे हैं, ठीक है, और 1 2 3, चलो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, A-B-C, समझ लो मैंने 4 लोग का सैंपल लिया है, ठीक है, 5 लोग का, चलो ठीक है। तो ये जो A-B-C है ये मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, है ना, मेरे डाइट और एक्सरसाइज के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो D वाला है, इसने 1 दिन एक्सरसाइज मिस किया, 1-2 दिन एक्सरसाइज इसने मिस की, इसने फास्ट फूड खाया, जो भी खाया, तो इसका भी कुछ अलग रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट इससे डिफरेंट आएगा, हाँ या ना? आएगा? ठीक। अब ये जो E वाला है, इसने मैंने जो प्लान बनाया उसके साथ साथ इसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी डाला, एक्स्ट्रा एफर्ट डाला मतलब इसने और अच्छे डाइट कंज्यूम किया और एक्सरसाइज भी इसने बढ़ा दिया अपनी, तो इसका जो ये ओबेसिटी है लेवल है ये जल्दी डिक्रीज होगा, इसमें भी कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा हमको। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हेल्थ और अच्छा हो जाएगा ई वाले का, और यहाँ पे क्या होगा, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग इसका हेल्थ और डिग्रेड हो जाएगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दोनों चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हाँ या ना? ठीक है।
तो ये सब क्या है, जो जब भी कोई ऐसा चीज हो, है ना, जहां पर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग कोई और चीज भी मेरी स्टडी को अफेक्ट कर रही हो, है ना, मतलब मेरे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरा जो प्लान है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आए यहाँ पर, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पर रिजल्ट को मेरे डिफर कर रही है ना, मेरे रिजल्ट को खराब कर रही हैं। एक तरह से मेरे रिजल्ट को खराब कर रही है क्योंकि ऊपर नीचे आ रहा है रिजल्ट। तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इसके बारे में हम वेरिएबल से जब पढ़ेंगे नीचे तो उसके बारे में और भी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो, ऐसा वेरिएबल्स जो हमारी स्टडी में, जो हमारी स्टडी को अफेक्ट कर रही हो, जो हमारी स्टडी को खराब कर सकती है ना, डाटा को हमारे ऊपर नीचे कर सकती हैं, ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो सभी को क्लियर है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या क्या है? रेस्पॉन्स प्लीज। यस सर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ओके। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दो, जो भी मैं यहाँ पे कंट्रोल करने की बात कह रहा था, जो भी यहाँ पे कंट्रोल करने की बात कह रहा था ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो हम यहाँ पे किसको कंट्रोल करेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करेंगे, या फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करेंगे? कोई भी बताओ, गैस कर लो कोई भी। यस, मैंने यहाँ पे बोला ना कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ये सारे चीजें हैं यहाँ पे, कि ये मैनिपुलेशन होता है, यहाँ पे अनबायस्ड है, रैंडम असाइनमेंट होता है, क्वांटिटेटिव होता है। एक चीज मैंने और भी बोली कि यहाँ पर रिसर्चर का कंट्रोल ज्यादा रहता है ना, मतलब रिसर्चर कंट्रोल करता है चीजों को। तो यहाँ पे किसको कंट्रोल करेगा? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करेगा, या फिर एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल करेगा? किसको कंट्रोल करेगा? ताकि नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो वो मैनिपुलेट कर रहा है ना, ऊपर नीचे अपने डाइट के अकॉर्डिंग ये सब मैनिपुलेशन कर रहा है, लेकिन हम कंट्रोल किसको करेगा? रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्टडी को खराब कर सकती है, कर सकती है ना हमारी स्टडी को खराब, हाँ या ना? तो इसको कंट्रोल करेगा रिसर्चर कि भाई मेरी स्टडी में जो भी इफेक्ट आए वो मेरे ये वेरिएबल का इफेक्ट आए, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग रिजल्ट आए, मेरे डाइट का, मेरे एक्सरसाइज का, इस प्लान के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आए, ना कि कोई और तीसरा आदमी, मतलब इफेक्ट, तीसरा चीज जो है वो इफेक्ट लेके आए यहाँ पर। तो कंट्रोल किसको करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर? एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। अब क्लियर है सभी को? रिस्पॉन्स प्लीज। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, कि हेरिडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है क्या? यस सर। नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि ये इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो लाइकवाइज ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? लिमिटेशन। एक दूसरी स्लाइड में ले देता हूं मैं, चलो। ठीक है, तो सभी को समझ में आया कि आप हेरिडिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पहले से एक इंसान के अंदर है, ठीक है। तो लाइकवाइज ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिनको आप एज ए रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास पैसे कम है तो आप बहुत लिमिटेड एरिया में रिसर्च कर पाओगे ना, बहुत लिमिटेड रिसर्च कर पाओगे, अच्छे से खुल के जैसा करना चाहिए वैसे नहीं कर पाओगे। या फिर आपके पास टाइम बहुत कम है तो भी आपकी लिमिटेशन बढ़ जाएगी ना। सभी को समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। और उन्हीं फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लिमिटेशन। सभी को समझ में आ रहा है लिमिटेशन क्या है?
रिस्पॉन्स प्लीज। ठीक है, अब इसी का ऑपोजिट होता है एक डिलिमिटेशन। अब ये क्या है? जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलिमिटेशन क्या है? मतलब आप क्या कर रहे होते हैं, आप एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि हाँ भाई, बाउंड्री जो सेट करते हैं आप अपने हिसाब से सेट कर देते हैं एक बाउंड्री कि हाँ भाई, अगर ये पॉपुलेशन है तो मैं सैंपल्स अपने अकॉर्डिंग लूंगा। मतलब मेरी मर्जी है, मैं चाहे 20 भी ले सकता हूँ, अपनी बाउंड्री को बढ़ाकर 30 भी कर सकता हूँ, अपनी बाउंड्री को कम करके 15 भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिलिमिटेशन ऐसा है जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो चीजों को, लेकिन लिमिटेशन ऐसा है जहां पे आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सपोज मैं अपनी स्टडी में सैंपल रखूंगा, ठीक है सॉरी, सपोज मैंने अपनी स्टडी में सैंपल रखा, ठीक है। अच्छा ये बता दो, डाटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन से या सैंपल से? अभी भी पॉपुलेशन से? कम ऑन यार, मैं ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछ चुका हूँ। एग्जैक्टली, ये बेसिक सा चीज है यार, इसमें गलती मत करो। मैं बार बार तुमको कंफ्यूज करने के लिए पूछता हूँ और तो वही गलत जवाब दे रहे हो तुम। पॉपुलेशन से आप सैंपल निकालते हो, इतने बड़े पॉपुलेशन समझ लो, किसी सिटी का पॉपुलेशन होगा 1 करोड़ 2 करोड़, कुछ भी आप कर सकते हो क्या? वहां से सबका सैंपल ले सकते हो, डाटा सबका कलेक्ट कर सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ अमाउंट में कलेक्ट करोगे सैंपल, 30 40 50, उनका मतलब डाटा लोगे। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि डिलिमिटेशन में आप क्या करते हो, आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। आप एक बाउंड्री सेट कर लेते हो कि या तो मेरे को सैंपल 30 लेना है अपने हिसाब से, तो मैं 30 भी ले सकता हूँ, मैं सैंपल को बढ़ा भी सकता हूँ, मैं सैंपल को कम भी कर सकता हूँ, है ना, जैसी मेरी इच्छा। ठीक है, उसके बाद जो भी मेरे सैंपल होंगे उनके एज को रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे को 19 से 25 एज तक के बंदे ही चाहिए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बाउंड्री लगा रहा हूँ, एक सेट कर रहा हूँ बाउंड्री, कंट्रोल कर रहा हूँ चीजों को। उसके बाद मैं ये भी देख सकता हूँ कि इनमें कैटेगरी कौन सी होगी, मेल लूंगा या फीमेल लूंगा, दोनों में से कोई एक चीज ले सकता हूँ। मेरे सैंपल में खाली सारे मेल्स होंगे या फिर सारे फीमेल्स होंगे। ठीक, उसके बाद जैसे मैं वहां पर चेक कर रहा था BMI वगैरह, यहाँ पे ओबेस मेल्स वगैरह चेक कर रहा था, अगर मेरे को BMI वगैरह चेक करना है तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है ना, अंडर वेट हो गया, ओवर वेट हो गया, नॉर्मल हो गया या फिर ओबेस हो गया। तो सभी एक कैटेगरी की मैं यहाँ भी चूज कर सकता हूँ कि भाई मैं सारे ओबेस पर्सन ही लूंगा, है कि नहीं? सभी को समझ में आ रहा है? और सारे एक जैसे लोग लूंगा तभी तो रिजल्ट सही आएगा मेरा। अगर मैंने सब डिफरेंट ले लिया, मैंने ले लिया सपोज यहाँ से अंडरवेट वालों को उठा लिया, कुछ लोग मेरे अंडरवेट वाले हो गए, कुछ लोग मेरे ओवरवेट वाले हो गए और कुछ लोग मेरे नॉर्मल हो गए, और मेरे को चेक करना है कि मोटापा कैसे कम किया जा सकता है, तो क्या मेरी स्टडी सही आएगी? क्या मेरा रिसर्च सही होगा? क्या मेरे रिजल्ट सही आएंगे? हाँ या ना? नहीं आएंगे ना? तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि लिमिटेशन क्या है और डिलिमिटेशन क्या है? ये क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं ठीक है, चलो इतना काफी है। ठीक है, तो सभी को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का रूल समझ में आ गए सारे? 5-6 चीजें मैंने यहाँ पे बताई। मैनिपुलेशन अनबायस्ड होता है, रैंडम असाइनमेंट होता है, क्वांटिटिव होता है, और कंट्रोल किसको करते हैं। उसके बाद कंट्रोल हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, तो उसके बाद कौन कौन चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो आती है लिमिटेशन में, जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं वो आती है डिलिमिटेशन में। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? ठीक है।
अब मैं जब बात करूं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, है ना, तो इसके भी ये 3-4 पार्ट हैं, ठीक है, और उसके अंदर भी ये बहुत सारे डिजाइन हैं, लेकिन हम डिजाइन में उतना डीप में नहीं घुसेंगे क्योंकि डिजाइन में कभी पूछा गया नहीं है और यहाँ से कुछ आता नहीं है। आप बस ये देख सकते हो, है ना, एक बार डिजाइन देख सकते हो कि किसमें क्या क्या है, बाकी इतना ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ना तो पीजी वगैरह में पूछा जाता है इसके बारे में, ना ही नेट वगैरह में कहीं नहीं पूछा जाता है इसके बारे में। आप बस ये देखेंगे, हम बस इसके थोड़े रूल्स देखेंगे, जो बेसिक रूल्स है ना सभी के अंदर, हम बस उतना ही पढ़ेंगे क्योंकि उतना ही हमारे काम का है, ठीक है। तो जब मैं बात करूँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की, तो इसके अंदर ये 3 ग्रुप आ रहे हैं, 4 ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, मेनली ये 3 को काउंट करते हैं अपन, ठीक है। एक है प्री एक्सपेरिमेंटल, एक है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, एक है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल और एक है स्टैटिस्टिकल डिजाइन, है ना, जहां नंबर्स ये सब फिगर से हम डील करते हैं, ठीक है। जब मैं बात करता हूं प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की, तो इसमें जो सबसे ज्यादा जिसमें रिसर्चर का कंट्रोल रहता है वो कौन सा होता है, वो होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल। सबसे ज्यादा कंट्रोल और सबसे ज्यादा इफेक्टिव, है ना। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल इकलौता ऐसा है जहां पे आपको कंट्रोल भी मिलेगा, आप कंट्रोल ग्रुप भी रहेगा, जहां पे आप रैंडमाइजेशन भी करेंगे। ये दोनों ही चीजें यहाँ पे पॉसिबल है, दोनों ही चीजें, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूं प्री एक्सपेरिमेंटल की तो यहां पर कंट्रोल नहीं रहता ज्यादा, बहुत ही कम कंट्रोल रहता है, ठीक है। और मैं जब बात करूं क्वाजी एक्सपेरिमेंटल की, तो यहां पर रैंडमाइजेशन एब्सेंट रहता है और इसीलिए क्वाजी एक्सपेरिमेंटल को हम क्या कहते हैं, आधा एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सपेरिमेंटल है लेकिन आधा है उसका, रैंडम, सिर्फ रैंडमाइजेशन को छोड़ के बाकी सब एक्सपेरिमेंटल के सारे रूल्स रहेंगे, ठीक है, लेकिन बस रैंडमाइजेशन नहीं रहेगा। मतलब आप अपने सैंपल में जो भी लोगों को सेलेक्ट करोगे वो रैंडम नहीं होंगे, है ना, वो बाइस तरीके से हो रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे सब डिजाइन देखते जाएंगे हम एक एक करके। पहले आप ये देख लो कि ये सारे सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं डिजाइन से पहले। ओ का मतलब है कि हम टेस्ट ले रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, है ना। एक्स क्या है, आपने जो भी ट्रीटमेंट दिया, मैं बात कर रहा था ना कि मैं ट्रीटमेंट क्या दूंगा, मैं अपने प्लान्स दूंगा एक्सरसाइज के, मैं अपने प्लान्स दूंगा डाइट के, तो आप जो भी ट्रीटमेंट देना चाह रहे हो, ठीक। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें आप मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है, मतलब 2 ग्रुप होते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वहां पे क्या होता है कि आपके जो भी ग्रुप में मेंबर्स हैं, है ना, उनको आप अपना ट्रीटमेंट देंगे, है ना। जैसे सपोज एक स्लाइड ले लेते हैं, रुको, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो मैं क्या करने की कोशिश करता हूं एज ए रिसर्चर कि मैंने सैंपल बनाया, ठीक है, सपोज मैंने सैंपल बनाया 20 लोग का, ठीक है, 10 लोग को मैंने डाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और 10 लोग को मैंने डाला कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं जो अपना ट्रीटमेंट दूंगा, है ना, मैं ट्रीटमेंट क्या दे रहा हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने प्लान के अकॉर्डिंग डाइट करवा रहा हूं, एक्सरसाइज करवा रहा हूं, तो वो मैं किसको दूंगा, वो मैं दूंगा सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, कंट्रोल ग्रुप को नहीं दूंगा, ये फेक ग्रुप है, इसको नहीं दूंगा मैं ट्रीटमेंट, इसको मैं एज इट इज रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा और यहाँ पे इसका जो भी रिजल्ट आएगा कुछ टाइम के बाद उसको मैं कंपेयर कर दूंगा। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ट्रीटमेंट का एक्चुअल में क्या डिफरेंस आया, क्या इफेक्ट आया, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, ये एक तरह से फेक ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं हम इसे। सभी को इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? रेस्पॉन्स प्लीज कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है और कंट्रोल ग्रुप क्या है। हाँ, सभी को समझ में आया?
रेस्पॉन्स प्लीज। यस यस, रिपीट करूं? ठीक है, मैंने आपको बताया कि दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, सपोज मैंने सैंपल लिया पॉपुलेशन से 20 लोगों का, ठीक है, मैंने 10 लोगों को रख दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और 10 लोगों को रख दिया मैंने कंट्रोल ग्रुप में। ठीक है, अब मैं जो ट्रीटमेंट दूंगा, मेरा ट्रीटमेंट क्या है, मेरे खुद के डाइट प्लान्स और मेरे जो एक्सरसाइज के प्लान्स हैं वो मेरा ट्रीटमेंट है। तो मैं कुछ दिनों तक ये जो 10 लोग हैं सिर्फ इन्हीं को अपने डाइट फॉलो करवाऊंगा, जो भी मेरा एक्सरसाइज है वो सब फॉलो करवाऊंगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए 1 महीने तक। ठीक है, और ये जो 10 लोग अलग ग्रुप हैं इनको मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, इनसे ना तो मैं अपना डाइट फॉलो करवा रहा हूँ ना एक्सरसाइज फॉलो करवा रहा हूँ। तो आफ्टर 1 मंथ इनका जो भी रिजल्ट आएगा और इनका जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं कंपेयर कर दूंगा। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे जो डाइट और एक्सरसाइज का प्लान है वो कितना असरदार था, वो कितना अच्छा इफेक्ट किया है, कितना मतलब बेकार इफेक्ट किया है, जब मैं इनसे कंपेयर कर दूंगा जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये 10 लोगों ने कुछ भी नहीं किया, और इसीलिए मैं इसको कहता हूं कंट्रोल ग्रुप को फेक ग्रुप, क्योंकि मैं इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूं। और इसी को हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, है ना, जिसको कहते हैं हम फेक ट्रीटमेंट, फेक ग्रुप, फेक ट्रीटमेंट, जहां आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। अब क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है, तो एक बार सब ये सब क्लियर है आपको? ओ क्या है, जो भी आप टेस्ट मतलब मेजरमेंट लेने वाले हैं, एक्स क्या है, जो भी आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक है कंट्रोल ग्रुप, और आर का मतलब क्या है, जहां भी आप रैंडम असाइनमेंट करेंगे, है ना, मतलब जो भी आप सैंपल सेलेक्ट करने वाले हैं वो रैंडम होगा, कोई भी आपके स्टडी में आ सकता है। और एम क्या होता है, इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है, इसका उतना ज़्यादा रोल है नहीं यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है बस। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि ये सिंबल्स क्या क्या हैं, वो अभी काम आएंगे जब आप इसके वो सब देखोगे, है ना। सबसे पहला आता है सॉरी, प्री एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि यहाँ पर कंट्रोल बहुत कम है, विदाउट मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग कंडीशंस, है ना। यहाँ पे कंट्रोल एब्सेंट है, बहुत कम कंट्रोल है। तो इसका डिजाइन देख लेते हैं। इसके 3 डिजाइन है, सिंगल ग्रुप डिजाइन, लैक ऑफ कंट्रोल ग्रुप और एब्सेंस, ये सॉरी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप एब्सेंट है, यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप ही नहीं है, सीधी सी बात। और यहाँ पर रैंडम असाइनमेंट भी एब्सेंट है, ना यहाँ पे रैंडमाइजेशन है ना ही कंट्रोल ग्रुप है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्लियर है? अब इसके जो भी डिजाइन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है वन शॉट केस स्टडी डिजाइन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहला हमने ट्रीटमेंट दिया किसी ग्रुप को और उसके कुछ टाइम बाद हमने उनका टेस्ट लेके ऑब्जर्वेशन देख लिया। ठीक है, क्या नाम में हो गया इसका, वन शॉट केस स्टडी डिजाइन। सिर्फ डिजाइन देखते जाना है और नाम देखते जाना है इनका। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप एब्सेंट है। उसके बाद वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, मतलब अब इससे थोड़ा सा वो बेहतर हुआ, है ना। पहला वाला क्या था कि सीधा ट्रीटमेंट दिया उसके बाद टेस्ट ले लिया। अब दूसरा वाला क्या है कि हम भाई उसका पहले का परफॉर्मेंस भी तो एनालाइज करेंगे, है ना। पहले का भी परफॉर्मेंस देखेंगे, पहले उसका क्या परफॉर्मेंस था, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद फिर से उसका परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे। तब हमको क्या पता चलेगा कि भाई मेरे ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट आया, मेरे ट्रीटमेंट का क्या फर्क पड़ा इन पे। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है? रेस्पॉन्स प्लीज। ठीक है, उसके बाद एक और है स्टैटिक ग्रुप डिजाइन। ठीक है, तो यहां भी ऐसा ही है, ट्रीटमेंट दिया उसके बाद आपने टेस्ट ले लिया और कुछ समय के बाद वापस आपने टेस्ट ले लिया, है ना। तो ये सब वीक डिजाइन के अंदर आ रहा है। ठीक है,
बस आप एक बार डिजाइन देख लो, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत है नहीं, आपको बस रूल्स पता होने चाहिए। तो इसके जो रूल्स हैं प्री एक्सपेरिमेंटल के वो यही है, ये सिंगल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप एब्सेंट है, रैंडम असाइनमेंट एब्सेंट है, दैट्स इट। इतना ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चंस आपके जो बनेंगे वो इन्हीं में से बनेंगे। यस यस, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही है। ये आपने टेस्ट लिया, ट्रीटमेंट दिया, आपने टेस्ट लिया, उसके बाद कुछ समय के बाद वापस से आपने टेस्ट ले लिया, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दो आप। ओके ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बीच वाला जो था, जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिजाइन था, ये वाला। मैं इसको स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर रैंडमाइजेशन भी है, कंट्रोल भी है, सब कुछ है इसके अंदर, मैनिपुलेशन भी है। आप मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, मैनिपुलेट किसको करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। कंट्रोल भी कर रहे हैं, कंट्रोल किसको करते हैं? एक्सट्रेनियस वेरिएबल को। सब कुछ हमने पढ़ा है अभी। और रैंडमाइजेशन, सभी को मेरे स्टडी में आने का एकदम इक्वल चांसेस है। ठीक है, सॉरी। तो अब इसके भी कुछ डिजाइन है। सबसे पहले है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, है ना। तो दो ग्रुप मैंने जैसे बताया था, स्ट्रॉन्ग डिजाइन है तो दो ग्रुप होंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। ये क्या है, कोई मुझे बता सकता है? ये क्या है, कंट्रोल ग्रुप क्या है? एनीवन? कंट्रोल ग्रुप को कौन सा ट्रीटमेंट दूंगा मैं? कंट्रोल ग्रुप को कौन सा ट्रीटमेंट दूंगा मैं? एग्जैक्टली, प्लेसिबो इफेक्ट दूंगा। ठीक है, एकदम फेक ट्रीटमेंट दूंगा इसको। ठीक है, तो कुछ नहीं है, प्री टेस्ट, पहले आपने टेस्ट ले लिया आते ही किसी पर्सन का, फिर आपने ट्रीटमेंट दिया और लास्ट में वापस से उसका टेस्ट ले लिया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? आप दोनों ग्रुप को कंपेयर कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके टेस्ट का क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, तो बस डिजाइन याद रखो बस, और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आ रहा है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। यहां पे आपने सीधे ट्रीटमेंट दिया है ना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और सीधे उसका टेस्ट ले लिया। ठीक है, उसके बाद वापस से वही कंपेयर कर दिया। अब क्या मुझे बता सकते हो कि पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है? सॉरी, एनीवन? इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कह सकता हूं मैं इन दोनों में से? यस? हाँ, क्यों है? वो तो यहां भी दिया है, यहां भी तो दिया है, ये देखो, यहां भी दे रहे हैं, यहां भी दे रहे हैं। ट्रीटमेंट देने के पहले भी पता चलेगा अच्छे से कि कितना इफेक्ट आया। ठीक है, सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अब इसका जो लास्ट वाला है, ये समझ लो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसको नोट डाउन कर लेना। स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मतलब ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर भी ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। मतलब आप बहुत बार बार उस चीज को टेस्ट कर रहे हो, देख रहे हो 4 ग्रुप आपके पास शामिल है, और बार बार आप उनका टेस्ट लेके ट्रीटमेंट देके आप एनालाइज कर रहे हो, इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत है नहीं, आपको बस ये 2-3 चीजें याद रखनी है, और एक बार ये डिजाइन देख लोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि भाई 2 ग्रुप से ज्यादा ग्रुप है तो भाई सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन हो गया। ये क्लियर है? सभी को समझ में आ गया ये? ओके, हमारा हो गया प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, और एक और है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में क्या नहीं रहता? रैंडमाइजेशन नहीं रहता।
इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये आधा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, आधा एक्सपेरिमेंटल। सारे गुण हैं इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल के, लेकिन बस एक चीज की कमी है, क्या, रैंडमाइजेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो वही सेम, ये समझ लो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये समझ लो कंट्रोल ग्रुप, दो ग्रुप हो गए, बस यहाँ पे रैंडमाइजेशन नहीं है। और अगर आप बाकी जगह देखोगे, यहाँ पे आर नहीं लिखा हुआ है ना, सेम ऑब्जर्वेशन लिया आपने, ट्रीटमेंट दिया और फिर ऑब्जर्वेशन ले लिया। लेकिन अब अगर आप उसके पहले वाले ग्रुप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर, आर का मतलब क्या है, रैंडमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडमाइजेशन एब्सेंट है, इसलिए हम इसको आधा एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, एक होता है टाइम सीरीज, है ना, उतना यहाँ से कुछ बनता नहीं है। मतलब आप क्या हो रहा है कि आप किसी ग्रुप को लेके आए, उसका बार बार टेस्ट लिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टेस्ट लिए, है ना, ताकि आपको एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाए उसका, एकदम एक्यूरेट परफॉर्मेंस पहले का मिल जाए उसका। उसके बाद आप ट्रीटमेंट देते हो, उसके बाद फिर से लगातार आप उसका टेस्ट ले लेते हो। इसको हम कहते हैं इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन, ठीक है। और एक और है मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन, जहां पे आप दो ग्रुप का इस्तेमाल करते हो, दैट्स इट। आपको इतने ज्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत है नहीं, बस डिजाइन देख लो, डिजाइन एक बार याद कर लो। बाकी जो मेन चीज यहाँ पर है वो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल में क्या आता है, रैंडमाइज्ड ब्लॉक, लैटिन स्क्वायर और फैक्टोरियल डिजाइन। इतना ज़्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि आता नहीं है, आप बस ये नाम याद कर लो, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, स्टैटिस्टिकल के अंदर आते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने एक टेबल यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको आप एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर रिवीजन वाली वीडियो में आप वापस इसको देख सकते हो कि मैं कहाँ पे क्या क्या रहेगा, है ना, जहाँ से आपको अच्छे से याद रहेगा कि प्री एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल कितना है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में सब कुछ कंट्रोल है, या इसलिए सब कुछ यस 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 है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो अब मुझे आप बता सकते हो कि इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट डिजाइन कौन सा है, और ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, ठीक है, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब एक और डिजाइन होता है, एक और रिसर्च होता है जिसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब ये क्या है, ये समझ लो, ये दोनों के अंदर आता है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल के अंदर भी आता है, नोट डाउन कर लेना, और नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर भी आता है, ठीक है, ये दोनों के अंदर आता है ना। मतलब एक्सपेरिमेंटल के अंदर भी आ रहा है और नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर भी आ रहा है। और इस टाइप के रिसर्च को हम क्या कहते हैं, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। मतलब कोई चीज जो मतलब ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका है, आप बस क्या कर रहे हो, आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, दैट्स इट। उसके अंदर नहीं घुस रहे हो, कोई कॉज एंड इफेक्ट आप नहीं कर रहे हो, है ना, कोई कॉज एंड इफेक्ट आप नहीं कर रहे हो कि आप कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो, है ना, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है। आप डायरेक्टली कोई इवेंट हो चुका है, आप उसको, उसका क्या इफेक्ट हुआ है, आप बस उसको प्रेजेंट कर रहे हो सामने, दैट्स इट। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च या फिर कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। मतलब क्या इफेक्ट लेके आया है वो, ठीक है, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है। जैसे अर्थक्वेक के बाद क्या क्या चीजें हमको देखने को मिली, क्या क्या मतलब इफेक्ट, कैसे वो इफेक्ट किया, हम बस वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं। उन चीजों को जो रिसर्च हो रही है उसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्लियर है सभी को इतना, ठीक है, ओके। हाँ, सिमिलर है समवॉट, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में भी हम वही मतलब सेम तो नहीं बोल सकते, लेकिन समवॉट सिमिलर है। क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में भी हम क्या कर रहे होते हैं कि जो भी पास्ट में हो रखा है उसको हम मतलब खोजने की कोशिश करते हैं ना, हम उसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो समवॉट सिमिलर है। अब एक बार हम ये वाला देख लेते हैं, क्या क्या रह गया।
दोनों में कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं वैसे, क्योंकि अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप क्या कर रहे होते हैं कि मतलब ये समझ लो, ये उतना जैसे ये प्रेजेंट कंडीशन में क्या क्या इफेक्ट लेके आया है, जैसे अर्थक्वेक हुआ है ना, उसके बाद आपने क्या किया, आप वहाँ पे प्रेजेंट लोकेशन में गए ना, और उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और उसके आप इफेक्ट को एनालाइज करके अपने रिसर्च में इंक्लूड कर रहे होते हो। लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, वो पहले से ही कुछ ऑलरेडी हो चुका होता है, आप सीधे पास्ट में जाते हो, आप सीधे पास्ट में जा रहे होते हो जब आप मैं हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करूँ तो। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट आपको क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, वो चीजें आप एनालाइज करके अपने रिसर्च में इंक्लूड करते हो, ठीक है। यस सर। ओके, अब एक बार हम ये वाला देख लेते हैं स्लाइड, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैंने सारी चीज़ों को मतलब एक बार बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, है ना। क्वालिटेटिव कोरिलेशन, जहाँ दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप हो जाए, वही कॉज एंड इफेक्ट वाला ही है ना। क्वालिटेटिव जहाँ पे हम थ्योरी से डील कर रहे हो, है ना। क्वांटिटेटिव जहाँ पे हम नंबर से डील कर रहे हो। एक्शन रिसर्च हो गया, मिक्स्ड मेथड जहाँ पे आप दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हो, केस स्टडी भी हो गया, क्रॉस सेक्शनल भी हो गया, हमने कर लिया था कल, सर्वे हो गया। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है, जहाँ पे आप किसी कल्चर के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, किसी कल्चरल ग्रुप या कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हो, तो उसको हम कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। अब एक और रिसर्च जो है, जो अभी हमने डिस्कस किया था अभी पहले या दूसरे क्लास में, हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके थ्रू उनको आप रिसर्च करना चाह रहे हो, है ना, तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आता है। इसको आप दूसरे नाम से जानते हो, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट रिसर्च। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है ना, कि रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट रिसर्च कौन सा रिसर्च है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, एक्सप्लोरेटरी हमने कर लिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हमारी हो गई हैं, है ना। उसके बाद हम ये वाला देख लेते हैं एक बार, कॉन्सेप्चुअल क्या है और इम्पेरिकल क्या है। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च को आप कह सकते हो कि ये फिलोसॉफिकल रिसर्च है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आप एक दो लाइन में इसको समझिए बस, उतना ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा कुछ आता नहीं है और समझने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। यहाँ पे एक लाइन में आप इसको समझिए। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ की बात कर रहे हो, जहाँ पे अपने थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हो, है ना, इन सब के ऊपर जब आप अपने रिसर्च करते हो, है ना, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हो, समझ रहे हो, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो, है ना, मतलब डीप थिंकिंग कर रहे हो, नॉलेज पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, है ना, तो वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के अंदर। और इसे हम किस नाम से और जानते हैं, फिलोसॉफिकल रिसर्च, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है। लाइकवाइज एम्पेरिकल रिसर्च भी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे आपके पास अच्छे सबूत हो, एविडेंस अच्छे हो, एक्सपीरियंस अच्छे हो, है ना, उसके बेसिस पे जो भी रिसर्च होते हैं वो सब एम्पेरिकल रिसर्च होते हैं। अच्छा, एक बात और बता दो कि जब भी आप जैसे यहाँ पर आप अपने कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे कोई रिसर्च कर रहे हो, है ना, अपने थॉट्स को मतलब एसिमुलेट करके कुछ रिसर्च तक पहुंच रहे हो, तो ऐसे रिसर्चरों को, ऐसे रिसर्च प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिडक्टिव कहेंगे या इंडक्टिव कहेंगे? यस, रेस्पॉन्स प्लीज। ऐसे रिसर्च प्रोसेस, जब भी हम अपने जो कोई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद अपने थॉट्स, आइडियाज, इन सब से रिलेट करके कोई थ्योरी बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव रिसर्च या फिर इंडक्टिव रिसर्च? यस, ठीक है, तो क्लियर है सभी को, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, ठीक है। जब भी आप अपने थॉट एसिमुलेशन, है ना, ये सब मतलब एक इकट्ठा करके जब आप थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हो, आप एक थ्योरी बनाते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब थ्योरी को आप हाइपोथेसिस बना के ऑब्जर्व करके कंफर्मेशन कर रहे हो, है ना, तो ये सारी रूल्स हमने डिस्कस की थी कि कहाँ पे कंक्लूजन एकदम ट्रू ही होगा और कहाँ पे कंक्लूजन
ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और क्या है इसमें, हाँ ये देख सकते हैं, वैसे तो ज़्यादा कुछ यहाँ से आता नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी देख सकते हैं इसको। क्या है पॉजिटिविज्म? क्या है पॉजिटिविज्म? ऐसा चीज़ है जहाँ पे रिसर्चर क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, है ना। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे, मतलब यहाँ पे रिसर्चर क्या बताता है, क्या सोचता है कि हम सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, है ना। ये मान के चलता है। तो इसीलिए इसका जो रिजल्ट मतलब फोकस रहता है वो किसकी तरफ रहता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म है, आप एकदम सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि यहाँ पे रिसर्चर क्या कहता है कि हम सारी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, है ना। जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, हम उन सभी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, और इसीलिए हमसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा अवेलेबल रहते हैं। लेकिन इसी चीज़ों को अपोज करता है कौन, पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे क्या आप स्ट्रेस को मेजर कर सकते हो? स्ट्रेस को आप क्वांटिटी डाटा में ले सकते हो क्या? बताओ, रेस्पॉन्स प्लीज। क्या आप एंजाइटी को क्वांटिटी डाटा में लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसीलिए इन्हीं चीजों, ये जो पॉजिटिविज्म था, इन्हीं को अपोज किया किसने, पोस्ट पॉजिटिविज्म में। इन्होंने क्या कहा कि ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं क्या, सोशल साइंसेस, सोशल साइंसेस, ठीक है। और ये क्या है, ये है साइंसेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, मतलब क्वांटिटेटिव डाटा में नहीं लिखा सकते, है ना। जैसे ये स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया। और इनका क्या मानना था ऊपर वाले का कि आप सारी चीजों को मेजर कर सकते हो, है ना। जो भी स्किल सेट हो, है ना, जो भी स्ट्रेंथ हो, आपका वीकनेस, जो भी, मतलब किसी गेम में आप स्किल्स मेजर कर सकते हो, किसी टेस्ट में आप मेजर कर सकते हो किसी के नंबर के अकॉर्डिंग कि वो कैसा है ना, मतलब अच्छा है पढ़ाई में या बुरा है, जो भी। लेकिन आप यहाँ नहीं मेजर कर सकते कि भाई किसी इंसान को कितना स्ट्रेस है, 1.2 स्ट्रेस है या 3.4 स्ट्रेस है, ये आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मतलब ऑपोजिट हैं। पॉजिटिविज्म बोलता है कि जो चीज़ें मेजर की जा सकती है ना, जो मेजरेबल है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है, जो चीज़ें आप मेजर नहीं कर सकते, जो चीज़ें आप मेजर नहीं कर सकते, बस इतना सा डिफरेंस दोनों के बीच में, ज़्यादा इसमें बीच में घुसने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। और ये देख सकते हो आप, ये वाला, ये जो टेबल है, ठीक है, ये डिडक्टिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है क्योंकि मेजर कर सकते हो, साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, सर्टेनली है, एब्सोल्यूट रियलिटी है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। लेकिन जो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है, क्योंकि आप इसको मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए क्वालिटेटिव डाटा हो जाता है। फैक्ट्स, फिगर, ये थॉट्स प्रोसेस, ये सब आइडियाज़, ये सब थ्योरी बनने पे ज़्यादा, थ्योरी बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव, क्योंकि ये थ्योरी बिल्डिंग पे काम करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो यहाँ ये क्या कहता है कि रिसर्चर के खुद के ओपिनियंस, खुद के थॉट्स, ये सब चीजें आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव, मतलब सीधे फैक्ट्स, है ना, जो मतलब फैक्ट्स है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं रिसर्चर कि अपने कुछ उसमें चीजें ऐड नहीं कर सकता, अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकता, उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलना होगा, उसको एक साइंटिफिक वे में चलना होगा। यहाँ पे लिखा है ना साइंटिफिक वे, उसको एक साइंटिफिक वे में चलना होगा, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए स्ट्रक्चर्ड वे में चलना होगा। मतलब अपने कुछ चीजें वहां पे ऐड वो नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिविटी की और सब्जेक्टिविटी की, तो इन दोनों में से कौन सा बायस्ड है और कौन सा अनबायस्ड हो सकता है? यस, रेस्पॉन्स प्लीज। ठीक है, सभी को क्लियर है? क्यों बायस हो सकती है ये सब्जेक्टिविटी? क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग चीजों को मतलब रिसर्च में जोड़ रहा है, ठीक है।
अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स वहाँ पे ऐड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है आप उसी को इंटरप्रेट करोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, कौन कौन से टाइप्स के हैं। ठीक है, और एक और है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्ट्रक्चर्ड कौन सा होगा, जो साइंटिफिक वे में होगा, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा, है ना। ये वाला स्लाइड आप देख सकते हैं। हाँ, डाटा दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जो है ना, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करेगा, और एक अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सिंस डाटा यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड है तो आप इजीली उसको सर्च कर सकते हो, आप इजीली उसके बारे में जान सकते हो अच्छी तरह से, बहुत ही कम टाइम में, है ना। ज़्यादा आपको टाइम वहाँ खपाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत फैली हुई है, डाटा मतलब बहुत इधर उधर फैला हुआ है, तो आपको सर्च करने में या फिर उसके बारे में जानने में, रिसर्च करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। तो लगभग हमारा ये खत्म होता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, अब ये वीडियो अपलोड होगी, है ना। चलो मैं इसको कोशिश करूँगा कि आज ही अपलोड कर